नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से एक बिल को मंजूरी दी गई है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इस फैसले ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य के अधिकारों की जंग छेड़ दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीनने का काम किया और अब दिल्ली सरकार के पास कोई फैसला लेने की ताकत नहीं होगी। ये सभी फैसले गोपनीय तरीके से लिए जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र का फैसला संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ये कहता है कि सिर्फ 3 मसलों को छोड़कर बाकी सभी निर्णय दिल्ली की राज्य सरकार ले सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को भी दरकिनार कर दिया और मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद राज्य सरकार आगे का कदम उठाएगी। दरअसल मोदी कैबिनेट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस फैसले के तहत विधानसभा से अलग भी कुछ फैसलों पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा और राज्य सरकार को उनकी मंजूरी लेनी होगी। ताजा संशोधन के मुताबिक दिल्ली सरकार को अब विधायिका से जुड़े हुए फैसलों को उपराज्यपाल के पास 15 दिन पहले और प्रशासनिक फैसलों को करीब 1 हफ्ते पहले मंजूरी के लिए भेजना होगा। अब इसी फैसले पर दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक फैसले में यह कहा था कि भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि केंद्र सरकार ने कल चुपचाप बहुत ही गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीन के एलजी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जेएनसीटी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ। इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रदीप भटनागर भारतीय जनता पार्टी से और अखिल खान आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। अखिल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार अगर बात की जाए जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तब से कहीं ना कहीं अधिकारों की जंग चलती रही है। तो क्या अब उसी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने यह नया पैंतरा चलाया? अखिल जी, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, तो क्या आप दिल्ली में पीछे से सरकार चलाने की कोशिश करेगी अब बीजेपी? चलाती है, केंद्र शासित प्रदेश है और जो राज्यपाल के अधिकार में आता है वो राज्यपाल करेंगे और जो मुख्यमंत्री के अधिकार में आता है वो मुख्यमंत्री करेंगे। ऐसा कोई किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है। देखिए, गवर्नर के जो अगर सरकार ने कुछ चीजों को लाना चाहती है या कुछ देखा है कि राज्यपाल के उपराज्यपाल के कुछ अधिकार बढ़ाए जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कमियां क्यों निकालते हैं? अपना काम कीजिए ना। आप अगर आप काम करना है, आपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का जो वादा करके आए हैं, आप अगर उस पर आपको काम करना है, दिल्ली की जनता को देखना है, तो आप उस पर काम कीजिए। आप हमेशा
विवादों में रहते हैं क्योंकि आपको काम नहीं करना है, आपको विवादों में रहना है, क्योंकि आपको पूरा दिल्ली का एमसीडी का सारा जितना भी तबका सफाई कर्मचारी हो या जितने भी डॉक्टर्स हो, सब हड़ताल है, बैठे हैं, गली गली गंदी पड़ी, उनका पैसा नहीं देना है। भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए आए थे, खुद इनके सांसदों को इस्तीफा देना पड़ा, कोर्ट में चले गए कितने सांसद। भाई चीजें देखिए ना, कहीं ये विवादों में फंस के दिल्ली की जनता को जो बेवकूफ बना रहे हैं विकास को लेके और चीजों को लेके ना, उन चीजों में ये विवादे फंसना चाहते हैं। देखिए अब इनको ये भी नहीं है कि दिल्ली की बॉर्डर को बंद करे बैठे हैं, किसान उनसे वार्ता करे, आगे बढ़ाएं, जो दिल्ली के रास्ते खुल सके। दिल्ली के वासी कितने परेशान हैं, व्यापार ठप होते जा रहे हैं। ये नहीं कि एक अच्छी सरकार होने के बाद, एक अच्छा नागरिक होते, एक अच्छा शासक होने के बावजूद ये पहल नहीं कर पा रहे हैं, और उल्टा उन्हें गए हैं समर्थन देने के लिए। आप संघर्ष कीजिए, आप रास्ते को बंद रखिए, ये आपका काम है, हम आपके साथ खड़े हैं। इन्हें जनता की कहाँ परवाह है? जनता हित की बात कहाँ करते हैं? दिल्ली वासी हित की बात कहाँ करते हैं? जब से इतने दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या आपने किसी भी कांग्रेस, किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता सुनी, कार्यकर्ता सुनी, प्रवक्ता सुनी जिन्होंने ये बात करी गई हो कि भाई दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, रोड बंद है? अगर ये धरना प्रदर्शन किसानों का ये मोर्चा चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। या आम आदमी पार्टी किसी प्रवक्ता ने आगे इस घटना लाल किले पे हुई, चर्चा किसान आंदोलन पर नहीं है। सबसे पहले तो प्रदीप भटनागर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा हम केंद्र सरकार के अधिकारों पर, उपराज्यपाल के अधिकारों पर और दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कर रहे हैं, किसान आंदोलन पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने चलो सवाल उठाया है तो उसका भी जवाब ले लेंगे। अखिल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अखिल जी, मेरा सवाल आपसे, बिल्कुल प्रदीप जी आपको समय दिया, फिर से आपके पास आऊंगा आपके पास। अखिल जी, क्या बेवजह आप कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं, दिल्ली में विकास नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं प्रदीप भटनागर जी कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार काम नहीं कर रही है और बेवजह केंद्र सरकार के साथ केंद्र सरकार के काम में हस्तक्षेप करने का काम कर रही है? देखिए, ये ईवीएम सरकार जो है, इसको मजाक करने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप बताइए, देश की इतनी ज्वलंत समस्याएं खड़ी हुई हैं और ये पूरे लोकतंत्र को खत्म करने के तुले हुए हैं। टोटली अनडेमोक्रेटिक बात करते हैं ये और ब्लेम करते हैं दूसरे के ऊपर। आप बताइए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये। पूरा देश, क्या पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं विकास के लिए। और जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा काम किया गया है, वो पूरे देश में ही इतना ज्यादा लोगों को रास आया है, इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि वो दिल्ली मॉडल हर जगह लागू करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर कनाडा में भी दिल्ली की सरकार की जो एक्शन है, जो एक्टिविटी, जो विकास के लिए कार्य किए हैं, उसको कितना प्रमोट किया है पूरे दुनिया के लोगों ने। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर खुद पर्सनली इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह काम हुए, वो काम अब आज तक कहीं भी किसी भी स्टेट में भारत की नहीं हुए। हालांकि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा का देखता है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं पूरे विदेशों में उसकी धूम है। जर्मनी वाले बोलते हैं, जर्मनी के लोग यहाँ पर स्टडी करने के लिए भेजते हैं, स्विट्जरलैंड से लोग भेजते हैं। आप बताइए कि दिल्ली के अंदर जो विकास करने वाली सरकार है, उसके काम में इतने रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं? और असंवैधानिक, अब जो बताइएगा किस तरह से कर रहे हैं, पूरे संवैधानिक तौर पर चुनी गई सरकार को आप जो उसके पूरे प्रकार से काम कर रही है, वो काम करने नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जो कानून है उसको संशोधित कर देंगे, दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं अगर उनको छीन लिया जाएगा, उपराज्यपाल से हर काम के लिए अनुमति लेनी होगी और 1 हफ्ता या फिर 15 दिन पहले उनके पास अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? क्योंकि ये तो है नहीं कि आप हमेशा केंद्र में बने रहेंगे, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बनेगी। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है और केंद्र में कोई और सरकार में होता है, तो फिर आप भी यही कहेंगे कि अधिकार हमारे पास नहीं, हम क्या करें? प्रदीप जी। हाँ, मैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल कराया। देखिए, मैं इसके भी थोड़ा सा रोशनी डाल दूं। ऐसा नहीं है, जब स्वर्गीय श्री सात्विक वर्मा जी, स्वर्गीय श्री का नाम खुराना साहब रहे, सुषमा जी रही मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल में दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस की सरकारें, वो भी देखा कैसे समन्वय बना के मास्टर प्लान लाया गया, वो भी सबने देखा। कैसे मेट्रो आई, रोड बने, कैसे दिल्ली बाईपास बना, वो भी सबने देखा है। ऐसा नहीं है आप जो कह रहे हैं। देखिए, भाजपा सरकार के अंदर स्वर्गीय श्री शीलाजी दीक्षित रही और कार्यकाल में, बहुत लंबे कार्यकाल में रही, और किस तरह उन्होंने, देखिए, शासन प्रशासन को सबको लेकर साथ चला। इनके साथ ही विवाद क्यों है?
तो सवाल यही है ना कि वो विकास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, अकील जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम में रोड़े अटकाने का काम कर रही है बीजेपी। नहीं, ये सरासर झूठ है। आप इनसे पूछिए आपने कितने ब्रिज बना दिए, आप इससे पूछिए आपने और नई मेट्रो लाइन कौन सी नई निर्माण करवा दी, आपने कौन सा बताइए। ये नहीं आप बोलते कि पैराफिल रोड जो पॉल्यूशन फ्री दिल्ली नहीं हो पा रहा था उसको करने के लिए केंद्र सरकार ने पैराफिल रोड बनवाया, आउटर रिंग रोड बनवाया, जो कि खुद केजरीवाल जी ने खुद आके कहा कि भाई धन्यवाद दिया। इसको नहीं कहेंगे भाई कौन सा विकास करा, बताइए ना। आप ऑडिट आप नहीं करा रहे, आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री की। अरे भाई आप बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, कितने कमर्शलाइज है, आपने 6 गुना रेट बढ़ा रखे, आप उसको क्यों नहीं बताते हैं। आपने एक नया स्कूल नहीं बनवाया, आपने क्लासें बनवाई जो 4500 रुपए स्क्वायर फीट बनने थे, वो आपने 7000 रुपए स्क्वायर फीट बनवाई, जो घोटाले की अभी भी चल रही है, ऑडिट आप होने नहीं दे रहे। अरे भाई विकास बताइए ना, कौन सा विकास है आपका, विकास कौन सा वाला है। आप वो बताइए जब आपने पार्लियामेंट के मेंबर बनाए विधायक इतने सारे, आपने उनकी इतनी मोटी सैलरी, लाखों रुपए का बेनिफिट दिया कि खुद आके बोलना पड़ा गवर्नर को, और खुली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चला, हायरिंग चली उसकी। आप उसको बताइए ना, आप उसे क्यों नहीं बता रहे हैं। आपने एमसीडी का पैसा क्यों रोक रहा है, आप लोग क्यों नहीं बता रहे आप उसे जी। अरे भाई विकास बताइए। चलिए आप बताइए आपने कितने पुल बनाए, पूछता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, कितने पुल बना के दिए हैं आपने। सर पुल बनाना सिर्फ विकास नहीं होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन अकील जी जो आरोप आप पर लगा रहे हैं बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि तमाम जितने भी विकास के काम है, या तो दिल्ली सरकार तो कुछ नहीं कर रही, या तो केंद्र सरकार कर रही है। आप तो सिर्फ और सिर्फ फालतू में कुछ भी कोई भी मुद्दा बना देते हैं। अकील जी एक कहावत है सर, एक कहावत है, झूठों का हद से गुजर जाना, झूठों का हद से गुजर जाना होता है भाजपा सरकार हो जाना। ये भाजपा सरकार पूरी झूठों की सरकार है। आंखें बंद करके वो जो काम कर रही है रोड़े अटकाने का, वो देश की जनता देख रही है। और ये ईवीएम की सरकार, जिस रोज ईवीएम खत्म हुई उस रोज इनका नामो निशान मिट जाएगा। सर जब दिल्ली में आपकी सरकार बनी तब ईवीएम खत्म हो गई थी क्या अकील जी? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब ईवीएम नहीं थी। दिल्ली के अंदर नहीं कर सकते ये देखते हैं कहाँ हमारा एक्सपोजर नहीं होगा, कहाँ तो सांसद तो दिल्ली में आपके भी नहीं बने, तो सांसद तो कोई जीता नहीं आपका अगर दिल्ली में नहीं कर सकते। देखिए सर इस तरीके के आरोप ना लगाएं अकील जी। जो बात चल रही है सिर्फ उस पर आए, आपकी ही आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने ये कहा कि हमारे अधिकार छीनने का काम कर रही है बीजेपी। क्यों नहीं हटाते आप? आपको चैलेंज है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग, आप जो बताइए वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका सब जगह बंद हो चुका है। आप क्यों हटाए? आप हटा के देख लीजिए ना। आप नहीं हटाना चाहते क्योंकि आप ईवीएम मशीन 20 लाख मशीनें जो गायब कर रखी है आपने। सर ईवीएम की बात क्यों कर रहे हैं? आपके अधिकार छीन रहे हैं, आप अपने अधिकारों की बात करिए। अधिकारों की बात यही है कि आप जो इस तरह के लेजिस्लेशन ला करके तो एक अलोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। एक दिल्ली की चुनी सरकार जो अच्छे काम कर रही है और दिल्ली की जनता उससे खुश है, 60 सीटों से ज्यादा 2 बार दे चुकी है, और आप उस लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के रोड़े अटकाकर ये काले अंग्रेज को आपने बीच में लिया। एलजी को, इस काले अंग्रेज ने क्या किया है पूरे, बताइए आप पिछले सालों में। बिल्कुल प्रदीप जी फिर क्या औचित्य रह जाता है चुनाव का, दिल्ली में चुनाव करवाने का? अगर दिल्ली के लोगों ने जिस मुख्यमंत्री को चुना है उसे अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो फिर मतलब क्या रह जाता है दिल्ली में इस तरीके से चुनाव करवाने का? प्रदीप जी लागू है मोदी जी की, जैसे ट्रम्प जा रहे थे। जी अकील जी सुन लीजिए, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए माननीय उपराज्यपाल जी ने जो भी इनके प्रस्ताव भेजे हैं, जो विकास कार्य भेजे हैं, बैजल साहब ने कोई भी एक प्रस्ताव इनका खारिज नहीं करा है, बाकायदा उस पर गहनता से विचार विमर्श किया है। मगर क्या ये समन में बनाना नहीं चाहते हैं। ये ट्रांसफरबाजी में पहले लगे रहे, जो पहले उपराज्यपाल जी थे उनसे इस चक्कर में इनकी बनी नहीं कि इनको सचिव चाहिए तो उन्हें अपने पसंद का चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। एक देखिए दुनिया को पता है, प्रिंट मीडिया ने भी खूब दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया है कि विवाद क्या चला है, मगर बैठ के इन्होंने कहीं भी चीजों को गणना नहीं करी है। देखिए विवाद, विकास का जब काम होता है तो विवाद नहीं होता उसमें। अगर मुझे पड़ोस में अगर गली में सफाई करनी है, गाड़ी हटवानी, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा नहीं, बड़े प्यार समन्वय काम होता है। मगर कहीं ये जो राजनीति छोटा बड़ा दिखाने की करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है ना, ये सब कुछ लोग देख रहे हैं। सर सवाल ये है देखिए साहब, इन्होंने अभी सवाल ये है कि संवैधानिक पद पर अगर उपराज्यपाल हैं उनको जानकारी देना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 अधिकार उनको दिए हैं, भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस। इसके अलावा आप सभी कामों में, विधायिका का काम हो या प्रशासन का काम हो, उसके 1 हफ्ते या 15 दिन पहले आपको अगर उपराज्यपाल से मंजूरी लेना होगा। अगर वो मंजूरी नहीं देते तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आप इस तरीके से बाउंड क्यों करना चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि को? अगर कोई जीत कर आ रहा है मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, देखिए क्या विषय क्या है, जिन चीजों के लिए ये फाइल भेज रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं,
वो क्या प्रतिक्रिया है, क्या चीजें, वो तो देखिए जब ये भेजेंगे तो पता लगेगा। मैं तो थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इनसे, इनके प्रवक्ता बैठे हैं, मैं तो कहूँ और ही आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जितने हजारों जो कर्मचारी बैठे हैं सफाई के, आप इनकी क्यों पैसा फंड रोक रखा है? सर वो तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी में जगह जगह नगर पालिकाओं को आपने फंड दिया लेकिन आपने दिल्ली को नहीं दिया। सवाल तो वो भी आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ अधिकारों का है कि अधिकार छीनने की कोशिश क्यों? नहीं, कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा। तो ये क्या हुआ सर कि अगर मान लीजिए राज्यपाल किसी भी राज्य के हो, एक गाइडलाइन के लिए बैठे होते, एक काम के लिए बैठे। देखिए जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश बना है, उनके अपना गवर्नर है और अपने गवर्नर का काम है चीज का करने का। ये भी पता है कि जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ मेरी भी गाइडलाइन है बोलने की, कहने की। आप भी जहाँ बैठे उसकी भी गाइडलाइन है। लेकिन सर वहां पर विधायिका नहीं है, जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधायिका नहीं है। वहां पर तब होगी तब वहां की भी चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन दिल्ली में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं जो वहां पर जीत करके मुख्यमंत्री बनता है तो उसको पूरे अधिकार रहे जो अभी भी हैं, तो उनमें आप क्यों बदलाव करना चाहते हैं? ये सवाल ये है। देखिए ऐसा होता है, गाइडलाइन बनती है, अधिकार छीनने की कोई बात नहीं है। एक गाइडलाइन बनती है काम करने की, राज्यपाल की, उपराज्यपाल और राज्यपाल की भी, ऐसे ही सरकार की भी, चाहे सरकार प्रदेश की भी चुनी हुई हो ना, उसके लिए भी गाइडलाइन है। सर गाइडलाइन है, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि उसको बाउंड क्यों किया जा रहा है? कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का है, बाउंड करना यहाँ पर बाउंड करना हो जाएगा अगर अनुमति लेनी होगी हर काम के लिए। देखिए कोई बाउंड नहीं कर रहा है किसी प्रकार का, ये तो हवा उड़ाई जा रही है। देखिए ठीक है, कोई अधिकार अगर बढ़ रहे हैं, वो क्या अधिकार बढ़ रहे हैं देखिए ना। आपके साथ आपके राज्यपाल बनाए गए हैं, आपके साथ उनके साथ बैठे काम कीजिए, उनका समन्वय बनाइए आप जी। अगर गलत काम के लिए अखिल जी समन्वय आप नहीं बना पाते केंद्र सरकार के साथ, उपराज्यपाल के साथ, और आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। देखिए ना, मुख्यमंत्री अगर तो इंडिया गेट में बैठ जाए आदमी, उसको क्या कहेंगे आप? सुनिए मेरा जवाब प्रदीप जी सुन लीजिए, आप प्रदीप जी सुन लीजिएगा जी। सुनिएगा, आपसे मैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये एक बात पूछना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री के सारे अधिकार लेकर के और राष्ट्रपति को दे दिए जाए, सारे लोकतांत्रिक अधिकार लेकर के और सारे डिसीजन जो है राष्ट्रपति लेना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप बताइए प्रदीप जी, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल बताइए आप। जवाब दीजिए भी लॉ है, चाहे वो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, सबके लिए गाइडलाइन है, कानून है, सब चीजें उसके तहत होता है। हमारे यहाँ पे कहने से कुछ नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री गलत करेंगे, उसके एलिगेशन ऑब्जेक्शन के लिए माननीय राष्ट्रपति है, महामहिम है, प्रथम जो कुर्सी में बैठे हैं देश के, उनका अधिकार है टोकना। प्रधानमंत्री को गलत काम करें, उनको रोकना भी काम है, उनमें पूर्ण अधिकार है जहाँ गलती होगी। ऐसे ही अगर मुख्यमंत्री गलती करेगा तो लेकिन प्रदीप जी ये कोई गाइडलाइन नहीं है कि राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर के ही काम होगा। अभी गाइडलाइन ये है कि राष्ट्रपति सलाह पर काम उनको मंजूरी दे देते हैं। अभी ये है हम जो करेंगे वही सही है। आगे डिक्टेटरशिप करें हम, चाहे कुछ करें, चाहे लोकतंत्र की हत्या करें, चाहे जो है किसानों का खून चूस करके अडानी अंबानी को हम पैसे दें और चंदे के लिए उनसे पैसा मांगे। अखिल जी मैंने प्रदीप भटनागर जी से भी यही कहा था कि किसान आंदोलन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं अधिकारों पर, दिल्ली सरकार के अधिकारों पर और केंद्र सरकार के उपराज्यपाल के अधिकारों पर। अखिल जी किसान आंदोलन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अखिल जी को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मीडिया मित्र के माध्यम से अखिल जी को बताया जाए कि अरविंद केजरीवाल भी अंबानी जी से मिलने गए थे, अडानी जी से मिलने गए थे, उनके संज्ञान में लोकतांत्रिक बातें जो कर रहे हैं उसमें किसान आंदोलन इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देश के अंदर, पूरे विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। और आप जो है किसान जो देश का 60% से ज्यादा पॉपुलेशन रखता है, तो आप उसकी बात ध्यान नहीं देंगे। पार्टी सपोर्ट कर रही है तो आम आदमी पार्टी के पर काटने के लिए आप कह रहा हूँ, आप लोग ना चाहते नहीं ना, आपकी रोटी सीख रही है, आपको सब देख रहे हैं, हमारी पार्टी आपको उत्तराखंड में सरकार बनानी है, आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, दिल्ली आप समझ लीजिएगा। खून जला करके आज मैं छोटी सी बात डालना चाहूंगा, राज्यसभा के अंदर किसान का खून चूस करके अपना पेट भर रही है, चंदे करते कर रही है, अडानी अंबानी को पैसा मुहैया करवा रही है किसानों का खून चूस करके। और उस खून चूसने में आप भी शामिल हो, क्योंकि आपको चंदा मिलेगा अडानी अंबानी से, नहीं तो आपको अडानी अंबानी चंदा कहाँ से देंगे? वो मैनेजमेंट करके पूरे किसानों का खून चूस करके उसको पैसा लेकर के आपको पैसा देंगे, तैयार नहीं हो रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से श्री अरविंद केजरीवाल जी को बोलिए कि आप एमएसपी लागू ना करें, बोल दीजिए ना आप।
क्या प्रदेश का भी तो अधिकार है ना, आप बोल दीजिए एमएसपी लागू ना करें और बताओ। चर्चा मुझे लगता है प्रदीप जी और अकील जी दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन कि चर्चा हमने शुरू की थी अधिकारों पर, दिल्ली सरकार के अधिकारों पर और दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों पर, लेकिन आप कहीं और ही ले गए चर्चा को। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के सभी अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को देना चाहती है? सवाल ये है प्रदीप जी। मैंने फिर बताया आपको इस बारे में, मैं 3 बार पहले भी आपको बता चुका हूं। आप कह रहे हैं गाइडलाइन होती है, लेकिन उसमें संशोधन किया जा रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि आप 15 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले उनको अब मंजूरी लेनी ही होगी। तो काफी बुराई है इसमें, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई गलती दिख रही है, अगर चीज बढ़ाई जा रही है, अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कोई समस्या दिख रही है सरकार को, वो अगर चीजों करना चाहते हैं क्या कर रहे, आप समन्वय बनाइए ना, आप क्यों डर के भाग रहे हैं? बिल्कुल अकील जी आप समन्वय बनाइए, काम हो जाएगा। आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपको इतना डर क्यों लग गया राज्यपाल जी से? अकील जी बनवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बात सुनते ही नहीं है, ये एरोगेंस इतने ज्यादा हो गए हैं बीजेपी वाले के हमारे पास दुनिया की पावर आ गई, अब हम सब पावरफुल बन चुके हैं। हम तैयार हैं, हर एक आदमी तैयार है आम आदमी पार्टी का कि आप समन्वय बनाइए। आप ऊपर से बोलिए, हम वो काम करेंगे, समन्वय बनाएंगे। लेकिन दिल्ली का विकास सबसे अहम मुद्दा है, उसके आगे कोई चीज सब गौण है, कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप हमें बताइए, गाइडलाइन दीजिए। कौन आपका अरविंद केजरीवाल तो हमेशा तैयार है कोऑपरेशन के लिए, और उनका हमेशा से पॉजिटिव अप्रोच रहा हुआ है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जो भी काम आप करवाना चाहेंगे हम तैयार हैं, 24 आवर्स तैयार है। आप उसको करवाइए ना, बताइए ना आपके प्रपोजल क्या है, अभी आप बताइए। प्रदीप जी आपने दिल्ली सरकार से इस बारे में कोई मंथन नहीं किया? आपने कैबिनेट में पास कर दिया प्रस्ताव। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आज 10 मिनट, कम से कम 10 से 11 मिनट राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी बोले। संजय सिंह जी किसान के विषय में खूब अच्छा भाषण दिया, जैसे एक मंच पे दिया जाता है, अच्छी बात है। क्या वो दिल्ली के सांसद नहीं है? दिल्ली की जनता के लिए नहीं बोले? तो दिल्ली के कर्मचारी है एमसीडी का, उनके विषय में नहीं बोले? ये नहीं बोले कि ऑडिट होना चाहिए बिजली का? उन्हें ये नहीं बोला कि भाई 26 करोड़ घोटाला जो चल रहा है जल बोर्ड का, वो नहीं विषय है बोलने का राज्यसभा में? किसानों के विषय बहुत लंबा दिया, काला कानून कहा, और उन्होंने किसानों को जो ठंड में बेचारे, ठंड में जो बुजुर्ग किसान मर गए, एक्सपायर हो गए, शहीद का दर्जा देके, जिनका भगत सिंह और लाला लाजपत राय जी और शहीद आजम बोल के जो उनका संबोधन करा, देखिए कितना बड़ा ज्ञानी है संजय सिंह। बोलने का विषय देखिए, कहाँ वो शहीद जो देश के लिए मर गए और जो किसान जो बुजुर्ग जो ठंड में इन नेताओं ने मार दिया, उसमें फर्क नजर नहीं आया शहीदों में। किसने मारा सर? वो होता है बॉर्डर पे जिन्होंने देश के लिए जान दी है। वो ये कहते हैं कि आंदोलनकारी शहीद हो गए तो चल जाता। आप किन शहीदों में गिनते? लाला लाजपत राय जैसे बन सकते हैं कभी? चंद्रशेखर आजाद जैसे बन सकते हैं अभी कभी? ये कभी उनके बाल के बराबर नहीं बन सकते। संजय सिंह ने भाषण दिया 15 मिनट का, दिल्ली जनता के विषय में क्यों नहीं उठाते, ये आंदोलन करते? दिल्ली के विषय में क्यों पार्लियामेंट में बोलते? अपनी रोटी सेकने के लिए बोलते हैं सांसद। संजय सिंह ने एक बार, आप उठा लीजिए कोई भी रिकॉर्डिंग, अगर संजय सिंह ने कभी दिल्ली के विषय में कोई विषय बोला हो राज्यसभा के अंदर, 1 महीने की राज्यसभा चलेगी, देखिए दिल्ली के विषय में संजय सिंह क्या उठाते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या डिमांड करते हैं, हम भी देखेंगे और आप भी देखना। अकील जी, आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो दिल्ली की आवाज तो उठाते नहीं राज्यसभा में, अब ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर समन्वय नहीं बैठाती। एक बात बताइए, दिल्ली की आवाज किसने उठाई? उन्होंने संजय सिंह जी ने जितने वोकल रहे दिल्ली के लिए, वो, और ये इनको सुनाई देता नहीं है। इन्होंने राज्यसभा के अंदर संजय सिंह ने कितने मुद्दे उठाए दिल्ली के, इन्हें पता नहीं है। और दिल्ली के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कितने मुद्दे उठा रहे हैं, हमारे मनीष सिसोदिया जी कितने मुद्दे उठा रहे हैं, वो सुनाई दे नहीं रहा। अरे ये बताइए, आप कुछ देखते हैं संसद में या नहीं देखते हैं? और संसद के अंदर इतने मुद्दे उठाने के बाद आप जो है, जी प्रदीप जी, आ रहा हूं आपके पास, आप उसको सेंसर करते हैं कि इनकी बात मत बताओ आप, है? और आपको खुद पता नहीं है कि कितने मुद्दे उठा चुके हैं, कितनी समस्याएं थी दिल्ली की, वो सब समस्याएं जो है हमने हल किया। अब आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है कि वो समस्याएं हल क्यों कर दी इन्होंने? प्रदीप जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली की समस्याओं का हल कर रही है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है?
प्रदीप जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी दिल्ली के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। आप किसने कहा कि नहीं समस्या? आप बताइए, आपने कमर्शियल के, आपने बिजली के 3 गुना रेट कर रखे हैं और 4-4 घंटे लाइट वहाँ गायब रहती है, आप उसके विषय में रोशनी क्यों नहीं डालते हैं? आपने बिजली पानी फ्री की बात कही, लोगों के पानी के बिल आने लगे हैं, कमर्शियल का 4 गुना पानी का बिल आता है, आप उसके विषय में क्यों नहीं बताते? आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप सबको लाइट फ्री दे रहे हैं। जो आप बताइए, आपने नया स्कूल की कोई नींव रखी है तो आप बता दीजिए ना। आप तो घोटाला ये भी नहीं बता पा रहे कि जो आपने क्लासें बनाई है कितने रुपए स्क्वायर फीट में बनते और कितने रुपए स्क्वायर फीट में आपने बनाई है, आप तो ये भी नहीं बता रहे। आप बताइए, बीजेपी इतनी बड़ी उंगली उठा रही है, पूरी नगर निगम उंगली उठा रही है आम आदमी पार्टी में, 2600 करोड़ का जल बोर्ड में घोटाला। आप क्लियर बताइए ना क्या घोटाला है। नहीं है तो मना कीजिए। आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपके सीएम चुप क्यों बैठे हैं? बताते क्यों नहीं है? चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अखिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि एक प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर के आने वाली है जिसमें उपराज्यपाल को अब ज़्यादा अधिकार होंगे दिल्ली सरकार के बजाय, यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री के अधिकार होते हैं, दिल्ली सरकार के जो अधिकार होते हैं, उनको छीनने का काम बीजेपी करने वाली है, ऐसा आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।